बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 10th के साइंस का टॉप 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम 2026 में मिलेगा। ठीक है ना, 2026 में कितना में 2026 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है साइंस का, विज्ञान का मतलब होने वाला है, इसमें से 40 का 40 प्रश्न क्या होगा, सीधा डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को आपको 100% गारंटी है कि मिलेगा मिलेगा। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका 40 नंबर एकदम फिक्स है। ठीक है ना, 80 को क्वेश्चन रहता है जिसमें 40 को बनाना रहता है, तो यही सेम 40 प्रश्न जाएगा जिसमें से आप 40 का उत्तर दे देते हैं तो आपका 40 नंबर ऑब्जेक्टिव फिक्स हो जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर जरूर से कीजिएगा। आइए प्यारे बच्चों, बिना देर किए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो हम व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाइए। मैं इसका पीडीएफ नोट्स व्हाट्सअप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में रोज़ डाल देता हूँ, जो भी पढ़ाता हूँ उसको व्हाट्सअप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो इसलिए आप क्या कीजिए, जल्दी से लिंक पर जाके आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिससे मैं आपको पीडीएफ नोट्स भेजूंगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए प्यारे बच्चों, अब बिना देर के इस क्लास को शुरू करता है। आपका प्रश्न संख्या 1 देखिए क्या कर रहा है, किस दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत वीवीआई क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है, हर एक साल ये वीवीआई क्वेश्चन पूछा जाता है। यही क्वेश्चन से देखिए, कभी कभी अवतल दर्प किसी किसी कभी कभी ऋणात्मक पूछा जाता है और कभी कभी धनात्मक फोकस दूरी के बारे में। ठीक है, तो यही मानिए तो दोनों एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इधर उधर है। पहला प्रश्न है, किस दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब भी फोकस दूरी ऋणात्मक की बात करें तो याद रखिएगा अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण। और अगर धनात्मक पूछे, धनात्मक मतलब प्लस का चिन्ह पूछे तो याद रखिएगा उत्तल। ठीक है ना, ये ऋणात्मक पूछा है तो इसलिए अवतल, और धनात्मक के लिए उत्तल होता है। अगला प्रश्न है, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के क्या संबंध है। आर के क्या संबंध है, फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। आर बराबर एफ बराबर आर, आर बराबर एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर टू आर, या फिर एफ बराबर 3/2 आर। तो इन दोनों में क्या संबंध है पूछा गया है। तो यार बच्चों देखिए, एफ बराबर होता है जो r/2 होता है। फोकस दूरी क्या होती है, जो त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की हमेशा आधी होती है। ठीक है ना, फोकस दूरी की हमेशा आधी होती है। तो याद रखिए एफ बराबर r/2 आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, सामान्य सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है ना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है, 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी याद रखिएगा अनंत, अधिकतम दूरी अनंत। और जो न्यूनतम दूरी पूछा गया है वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। कौन सा जो रंग है जो प्रिज्म से कम झुकता है, कौन सा रंग होता है जो प्रिज्म पर से गुजरेगा तो कम झुकेगा, सबसे कम झुकता है। बैगनी, नीला, लाल, या फिर पीला। कौन सा ऐसा रंग जो होता है जो कम झुकता है, तो लाल। याद रखिएगा क्या, लाल जो रंग होता है वो क्या होता है, कम, बहुत ही कम झुकता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख के रेटिना के द्वारा बनाई गई छवि आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, एवं वास्तविक और सीधा कैसी होती है। देखिए, वास्तविक होती है पर याद रखिएगा उल्टा होता है। क्या होता है, वास्तविक और उल्टा, मतलब ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 6 है, आकाश का नीला प्रतीत होना क्या कारण है। प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रकाश का जो नीलापन है, नीला दिखना मतलब किसके वजह से कारण होता है, प्रकाश के किस वजह से कारण होता है। तो 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही क्या होता है, प्रकाश का आकाश का जो रंग होता है नीला प्रतीत हुआ दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से, तो याद रखिए किस दर्पण से, अवतल दर्पण से क्या होता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, और उत्तल से क्या होता है, छोटा बनता है। ठीक है,
प्रश्न संख्या 8 को आ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष के ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। कौन सा लेंस जो है निकट दृष्टि दोष के लिए ठीक करने के लिए किया जाता है? उत्तल लेंस और समतल लेंस, अवतल लेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो मतलब निकट की दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए क्या होता है? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। क्या होता है? अवतल लेंस। मतलब निकट दृष्टि दोष ठीक करने के लिए क्या मतलब निकट की वस्तु दिख रही है और दूर की नहीं दिख रही, तो दूर के लिए हमेशा हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के उपस्थिति दर्शाता है? उपस्थिति को दर्शाता है। गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर, वोल्टमीटर। कौन सा ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा की परिस्थिति को क्या करता है? दर्शाने का कार्य करता है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो गैल्वेनोमीटर होता है। क्या होता है? गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन ए याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, प्रश्न संख्या 10 की तरफ देखते हैं। 10 कह रहा है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? दाएं हाथ के जो अंगूठे का प्रतिपादन था वो किसने किया था? ऑप्शन है आपका ऑस्टोट साहब ने, फ्लेमिंग ने, या फिर आइंस्टीन ने, या फिर मैक्सवेल ने। तो दाएं हाथ के अंगूठे का पूछा गया है। तो दाएं हाथ के अंगूठे का प्रतिपादन किसने किया था? आपको याद ही होगा, दाएं हाथ के अंगूठे का प्रतिपादन कौन? फ्लेमिंग साहब ने किया था। कौन? फ्लेमिंग। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विभवांतर का स्थायी मात्रक क्या होता है? विभवांतर का स्थायी मात्रक वोल्ट, ओम, एम्पियर, या फिर कूलम्ब। विभवांतर का स्थायी मात्रक पूछा गया है। विभवांतर का स्थायी मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। ऑप्शन ए याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वोल्ट। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न संख्या 12 का रहा है, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, ए और बी, श्रेणी और समानांतर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस संयोजन में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता गया है? मैंने प्रतिरोध का मान पूछा है, ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम याद रखिएगा, ठीक है ना। श्रेणी क्रम के द्वारा क्या होता है? प्रतिरोध का मान बढ़ते चला जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय बल। 13 का क्या कर रहा है? चुंबकीय बल रेखाएं की प्राकृतिक होती है। चुंबकीय बल रेखाएं की प्राकृतिक कैसी होती है? काल्पनिक, वास्तविक एवं सी नंबर वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूछा क्या गया है? चुंबकीय बल रेखाएं की प्राकृतिक पूछा गया है, ठीक है ना। तो चुंबकीय बल रेखाएं की प्राकृतिक जो होती है वो याद रखिएगा, क्या होती है प्यारे बच्चों? काल्पनिक होती है। क्या होती है? काल्पनिक। ऑप्शन है आपका एकदम 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? देखिए ये प्यारे बच्चों, ये जो 10 बार क्वेश्चन करा चुके हैं हम, ये जो क्वेश्चन है ना 14 नंबर, ये हम 10 बार से ज़्यादा क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है ना। तो आपको याद भी हो गया होगा कि जो होता है 1 किलोवाट बराबर, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल के बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। नवीकरणीय, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, या फिर प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। नाभिकरणीय, नाभिकरणीय पूछा गया है। नाभिकरणीय तो क्या होता है? नाभिकरणीय जो ऊर्जा स्रोत होता है वो सौर ऊर्जा का होता है। क्या होता है? स्रोत होता है। नाभिकरणीय जो ऊर्जा होता है वो सौर ऊर्जा का क्या होता है? एक स्रोत होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस, देखिए प्यारे बच्चों 16 नंबर है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो याद रखिएगा अवतल लेंस। इसको अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहा जाता है। और अगर पूछेगा उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? नहीं, उत्तल लेंस को तो हाँ अभिसारी याद रखिएगा। क्या होता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी, ठीक है ना, अभिसारी लेंस, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तल को अभिसारी और अवतल को अपसारी। अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा? पहला वर्ण मतलब वर्ण कौन सा है? रंग, लाल, पीला, हरा, उपयुक्त सभी। प्रकाश का प्राथमिक रंग पूछा गया है। तो प्राथमिक रंग क्या होता है? लाल भी होता है, नीला भी होता है, हरा भी होता है, मतलब उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 का है। 18 देखिए क्या करें, निम्नलिखित में
कौन नेत्र से का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग किसको कहा जाता है? कॉर्निया को, पुतली को, रेटिना को या फिर आइरिस को? रंगीन भाग, नेत्र का रंगीन भाग किसे कहा जाता है? तो नेत्र का रंगीन भाग आइरिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आइरिस को। ऑप्शन डी याद रखिएगा, आइरिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से एक पीएच बराबर होता है, एक पीएच बराबर कितना होता है? 746 वाट, 760 वाट, 780 वाट या फिर 550 वाट। एक पी बराबर, एक एचपी बराबर पूछा गया है, तो एक एचपी बराबर याद रखिएगा 746 वाट। एक एचपी कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर क्या होता है? एक एचपी होता है। प्रश्न संख्या 20 से विशाल का शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। विशाल विशाल का शीशा किसका होता है, मतलब किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन में है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। किस द्वारा बना रहता है? विशाल का शीशा किसके द्वारा बना रहता है? तो किसके द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा। याद रखिएगा, उत्तल लेंस के द्वारा क्या होता है? बना रहता है। यार बच्चा, हमने आपका आधा क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, मतलब 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है ना। अगर आप अभी तक 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए। और बहुत ही मज़ेदार ये और भी क्लास होने वाला है, और भी जो भी क्वेश्चन 20 बताएंगे हम, बहुत ही वीवीआई है, ठीक है ना। मतलब बहुत ही वीवीआई, जिसको मतलब हम हर साल देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में वो वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, ये आपके लिए एक वीडियो बना दिए कि इससे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में एकदम गर्दा मचा दीजिएगा। 40 में 40 मार्क आइएगा, है ना। 40 में 40 सही करके आइएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। जब आप 40 में 40 करके आइएगा ना, बहुत ही आपको खुशी होगी। तो आप इस वीडियो को और भी देखिए, अच्छा से लास्ट तक जरूर से देखिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो सब भी देख सके, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब किसी चालक तार के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कैसे होते हैं? परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन। जब जब किसी चालक में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कौन होता है? वो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ही क्या कहते हैं? गति का कार्य करना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, एम्पियर घंटा का मात्रक होता है शक्ति, आवेश, ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। एम्पियर घंटा किसके बराबर होता है पूछा गया है। तो एम्पियर घंटा किसके बराबर होता है, पहले पूछो। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा आवेश के बराबर होता है। किसके बराबर? आवेश का। ऑप्शन बी याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। 23 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जे पर एस, जे इंटू एस, एस पर जे या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट के बराबर, ठीक है ना। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाट के बराबर जो होता है वो जूल पर एस होता है, मतलब जे पर एस होता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर वाट। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? याद रखिएगा, एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, एम्पियर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा गैस होता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस O2, NH3, CO2, N2। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस जो होता है वो क्या होता है? CO2 होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मतलब सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सी नंबर आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, प्रश्न संख्या 26 की ओर। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया होती है? शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया होती है प्यारे बच्चों? तो उपचयन अभिक्रिया होती है। कौन सी? उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? शरीर में भोजन का पचना। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 को। प्रश्न संख्या 27 क्या कर रहा है? कली चूना पर जब डल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। जब कली चूना जो होता है उस पर जल को डाल देते हैं तो अभिक्रिया कैसी होती है? उसमें छेपी
ऊष्मक्षेपी, ऊष्मशोषी या फिर विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। जब काली चूना पर जल डाला जाता है तो वो अभिक्रिया कैसी होती है? तो याद रखिएगा, वो अभिक्रिया ऊष्मक्षेपी होती है। क्या होती है? ऊष्मक्षेपी। ऑप्शन ए आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नांकित में कौन सा अधिक अभिक्रियाशील धातु है? CuHgAgAu। कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु अभिक्रियाशील धातु? तो क्या हो जाएगा? Cu होता है। क्या होता है? कॉपर होता है, Cu। याद रखिएगा, ऑप्शन है आपका करेक्ट। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा, कॉपर होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, चूना जल का रासायनिक सूत्र। चूना जल का रासायनिक सूत्र CaO, CaCl2, CaOCl2 या फिर CaOH2। चूना जल का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो 29 का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH2। क्या होता है? CaOH2। क्या होता है? CaOH2। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूना जल का रासायनिक सूत्र यही होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? 11, 10, 5 या फिर ए और बी दोनों। तो जब देखिए, कोई भी विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला जब कर देता है, नीला, तो उसका पीएच मान क्या हो जाता है? 7 से अधिक हो जाता है। देखिए, तो इसमें 11 भी क्या है? 7 से अधिक है। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें जो 30 नंबर प्रश्न कर रहा है, ये जो मतलब 7 से अधिक हो जाते हैं। जब लाल लिटमस पत्रों को नीला करते हैं तो 7 से अधिक, मतलब 11 भी अधिक और 10 भी अधिक, तो मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी याद रखिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न कर रहा है। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहबंध होते हैं? एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन और कार्बन के बीच कितने आबंध होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच जो आबंध होते हैं, संयोजन बंधन, वो 3 गो होता है। कितना होता है? 3 गो होता है। ऑप्शन सी आप याद रखिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र पूछा गया है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र 32 में क्या पूछा? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 या फिर CH3COOH, CH3CHO, CHCl3। क्या होता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र याद रखिएगा प्यारे बच्चों, क्या होता है? C6H12 और O6 होता है। क्या होता है? C6H12O6। मतलब ऑप्शन नहीं आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, C6H12O6 क्या होता है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है। ऑप्शन नहीं याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। उच्च उच्च वसीय अम्लों में सोडियम लवण कहलाते हैं। सोडियम लवण क्या कहता है? उच्च वसीय, जो क्या कहता है? साबुन, अपमार्जक, फिर प्लास्टिक है और रबड़ है। तो क्या पूछ रहा है कि जब उच्च वसीय अम्लों में सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? उच्च वसीय अम्लों में सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साबुन। ऑप्शन नहीं आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे 34 नंबर प्रश्न है। सी एच ओ अधिक अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? CHO अधिक अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन या फिर इनमें से कोई नहीं। सी एच ओ अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 34 जो है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। ऑप्शन ए याद रखिएगा, एल्डिहाइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 35 नंबर। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या में क्या वृद्धि होती है या फिर मतलब घटती है या फिर बढ़ती है? पूछा गया क्या? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है या फिर पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, अपवर्तित रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? घटती है। क्या होती है? घटती है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। जब बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो उसकी तत्वों की परमाणु त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है? घटती है, मतलब डिक्रीज होती है। ऑप्शन ए याद रखिएगा, घटती है। ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित तत्वों के उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। LiOCFeBeF। ठीक है ना। तो इसको सजाना है। क्या करना है? बढ़ते क्रम में, गुणों को बढ़ते क्रम में सजाना है। बढ़ते क्रम में सजाना है। तो आइए
कौन सा इसमें सही होगा? देखिए ए सही होगा या फिर बी नंबर या फिर सी नंबर, कौन सा सही होगा? 36 का राइट आंसर पूछा गया है, तो 36 का सही उत्तर क्या आ जाएगा? देखिए पहले क्या होता है, एल आई, एल आई के बाद बी ई, फिर सी, फिर ओ और एफ क्या होता है, ये होता है बी नंबर। क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर क्या है? बढ़ते क्रम में एकदम सजाया गया है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अगला प्रश्न संख्या 37 पूछा है। सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? धातु है, अधातु है या फिर उपधातु? इनमें से कोई नहीं। सिलिकॉन पूछा गया, तो सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक प्रकार का क्या होता है? उपधातु होता है। याद रखिए क्या होता है? उपधातु। ठीक है ना? सिलिकॉन कहीं कहीं पे मिश्र धातु भी देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा उपधातु होता है। क्या होता है? उपधातु होता है। सिलिकॉन याद रखिएगा क्या होता है? उपधातु। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का धनात्मक तत्व है? सी, सी एल, एन ए, पी। कौन सा हो जाएगा? विद्युत धनात्मक तत्व। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो विद्युत धनात्मक तत्व क्या होता है? सोडियम होता है। एन ए, एन ए क्या होता है? सोडियम, मतलब विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर क्या हो जाएगा? विद्युत धनात्मक तत्व, मतलब सोडियम। सोडियम क्या होता है? विद्युत धनात्मक तत्व के श्रेणी में गिने जाते हैं। ठीक है ना? आगे आइए देखते हैं, प्रश्न संख्या 39 की तरफ बढ़ते हैं। टिहरी बांध, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? टिहरी बांध का, ये देखिए सोशल साइंस का क्वेश्चन। देखिए ये सब साइंस में ही पढ़ने को आपका है। ठीक है ना? जो लास्ट वाला जो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ऊर्जा का स्रोत, ऐसे ही कुछ करके आपका जो फिजिक्स में है, पूछा गया है कि प्यारे बच्चों टिहरी बांध। देखिए ये साइंस, ये फिजिक्स का भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है ना? ऐसा नहीं, लोग क्या कहते हैं कि ये सब सोशल साइंस में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा बात नहीं है। ये फिजिक्स में भी हम लोग को पढ़ने को दिया जाता है। तो टिहरी बांध का निर्माण पूछ दिया गया है। ये कोई प्रश्न खराब नहीं है। ठीक है ना? ये अच्छा प्रश्न है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तराखंड में। क्या है? किसमें? उत्तराखंड में। किसमें? याद रखिएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में किस धातु को क्रोसिन में डुबा कर रखा जाता है? देखिए किस धातु को क्रोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है? मैग्नीशियम को, सोडियम को, पारा को या फिर टंगस्टन को? तो किसको क्या किया जाता है? क्रोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। तो याद रखिएगा सोडियम को। सोडियम को किस में? केरोसिन तेल में हमेशा डुबा के रखा जाता है। अगर सोडियम को हम लोग केरोसिन तेल में नहीं डुबा कर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तुरंत आग पकड़ लेगा। सोडियम, है ना? सोडियम केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, इसीलिए सोडियम को क्या करते हैं? केरोसिन तेल में। ये जैसे ही हवा से संपर्क करेगा, हवा से संपर्क करते ही क्या हो जाएगा? आग पकड़ लेगा। इसीलिए सोडियम को हमेशा हम लोग केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम को। ठीक है? ये देखिए प्यारे बच्चे, ये 40 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। ये इसमें से याद रखिएगा एकदम 35 से तो कम क्वेश्चन नहीं होंगे। जो 35 कम से कम, मानिए हम मानते नहीं है, मैंने मानता है कि 40 नहीं पूछेगा, और इसमें से 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमको एकदम पूरा 100% चांस है कि मतलब आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में 30 से 35 क्वेश्चन इसी में से होगा। तो देखिए जो बच्चे नहीं देखेंगे वो बहुत पछताएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप मतलब बोलिए कि 40 जो टॉप क्वेश्चन बताया गया है इसको क्लास करके जाए, अच्छा से पढ़ के जाए। देखिए 40 को में आप लोग 30 से 35 क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा। बताइए 30 से 35 क्वेश्चन हम अभी बता दिए हैं, आप अभी से आपका तैयारी हो गया। ऑब्जेक्टिव काफ़ी होता है, 30-35 वो ऑब्जेक्टिव मार दिया आपका सही हो गया, बहुत काफ़ी है। मतलब उतना के लिए आपका क्या, उतना से भी आप 350-400 प्लस ला सकते हैं। 300-400 प्लस इतना से भी आ सकता है। ठीक है ना? और अगर आप 40 में 40 चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से बने रहिएगा, हम उसका भी तैयारी कराएंगे, जिसमें हम 40 को क्वेश्चन देंगे बोर्ड एग्जाम के टाइम। जो 40 को क्वेश्चन देंगे हम, ठीक है ना, 40 को जो क्वेश्चन देंगे सीधा वही के वही क्या हो जाएगा, 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ जाएगा। तो याद रखिएगा 40 के 40 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यही सब क्वेश्चन आप देखिए, हम जो भी देखिए जो भी हम देते हैं एकदम करेक्टली बताते हैं। मतलब ये नहीं कि हाँ इधर उधर से, आपको इधर उधर से फंसाने का क्या काम है हमको, हमसे उससे क्या फ़ायदा होगा हमको। देखिए जो अगर हम सही बताएंगे, अगर हमारा क्वेश्चन लड़ेगा तो उससे हमारा भी नाम होगा, आप अच्छा से रिजल्ट लाइएगा तो आपका भी नाम होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन रहता है सही से बताते हैं। ठीक है? तो आप हमारे चैनल से बने रहिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।